जय हिंद बच्चों। आज आपको 12th क्लास का मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो एक चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग, उसके बारे में मैं समझाने वाला हूँ। बच्चों, इसके पहले हमने देखा है जब मैथ्स हम पढ़ रहे थे तो कलन एक चैप्टर होता है जिसमें दो तरह के टॉपिक होते हैं, एक अवकलन और एक समाकलन। तो समाकलन आपने बहुत अच्छे से समझ रखा है। समाकलन के मैथ की सहायता से विभिन्न फलनों को हमने समाकलित किया है। अब हम आज देख रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग। बच्चों, आपने देखा है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कई ऐसी थ्योरम्स होती हैं जिनमें हमें एरिया निकालना होता है या क्षेत्रफल, एक विशेष रीजन का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो आज हम देखेंगे कि समाकलन के अनुप्रयोग से कैसे हम किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम तीन विशेष पर्टिकुलर एरियाज़ की बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कोई भी साधारण वक्र है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, इसके बाद एक वक्र और रेखा के अंतर्गत क्षेत्रफल और दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्रफल। अब जब हम बात करते हैं वक्रों की, तो वक्र कई प्रकार के होते हैं। एक मैंने लिखा है यहाँ साधारण वक्र। अब वो साधारण वक्र कोई भी रूप का हो सकता है। जैसे हम देखें ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो बिना किसी पर्टिकुलर नेम के मान लीजिए एक वक्र आया ऐसा, इसका क्षेत्रफल निकालना है और एक रेखा के अंतर्गत है, तो ये क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। या हो सकता है कि कोई ऐसा चले, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के साथ में यदि वक्र का रूप इस तरह से है ऐसा, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो एक विशेष प्रकार होता है, मैं बताऊंगा कि कैसे अपन इनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है एक वक्र और रेखा के अंतर्गत क्षेत्रफल। बच्चों, ये जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे उसके पहले आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है कि रेखा की प्रकृति क्या होती है। इसको हम करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि रेखा का समीकरण यदि इस रूप में है तो उस रेखा का चित्र कैसे हम बनाएंगे। या वक्र हमने पढ़े हैं वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय। यहाँ पर विशेष रूप से हमें देखना है वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको अलग अलग। पहले अपन इसको समझ लें, इसके बाद जो समाकलन की सहायता से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं उनको क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेखा के बारे में बता दूं। केवल 4 रूप हम यहाँ पर देखेंगे जो कि इस चैप्टर में हमें काम आने वाले हैं। आपने देखा होगा कि यदि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तब इस रेखा का समीकरण क्या होगा। यदि कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर है, तब रेखा का समीकरण क्या होगा। ये 2 रूप हो गए। तीसरा रूप हम देखें, रेखा का प्रवणता का रूप। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, कोई रेखा इस तरह से है, या इसी के विपरीत कोई रेखा इस तरह से है कि वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर कुछ अंतःखंड काट रही है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये ओ है। इसी तरह से यहाँ पर अपन मान लें ए है, ओ है, ये पी बिंदु पर इसने काटा। अब जब हम बात करेंगे कि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो इसका समीकरण क्या होगा, यहाँ पर हमें उल्टा देखना है। हमें समीकरण दिया जाएगा, तब हम उस समीकरण को देख के ये परीक्षण करेंगे कि रेखा किस रूप में, इन 4 में से किस रूप में। यदि मान लीजिए आपको लिखा है y = a, यहाँ पर हमने देखा एक्स अक्ष के समांतर है और y अक्ष पर a की दूरी तय कर रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये y = a होगा। ये रेखा इसके बिलो साइड भी हो सकती है ऐसा, मान लीजिए ये माइनस में आएगा, तो y = ± a यदि कहीं पर मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम देखें, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक b है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक्स अक्ष पर कुछ यूनिट्स को इसने कवर किया है, तो यहाँ पर इक्वेशन होगी x = b। यदि यही रेखा नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सेस है, ऋणात्मक की तरफ है, तब ये हो जाएगा x = -b। कुल मिला के यदि हमें दिया है x = ±b, तब हम समझ जाएंगे कि यह रेखा y अक्ष के समांतर है। यहाँ पर मैंने कहा था कि प्रवणता के रूप में कोई रेखा x अक्ष के साथ में θ डिग्री का कोण बना रही है और y अक्ष पर अंतःखंड काट रही है c यूनिट का, तब रेखा की समीकरण होगी y = mx + c। यहाँ पर m आपको मालूम है क्या है, m होता है प्रवणता और m का मान होता है tan θ के बराबर।
थीटा एक्स अक्ष के साथ में बनने वाला कोण, और जो सी है वो रेखा के द्वारा वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। कोई रेखा यदि मान लीजिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर अंतःखंड काट रही है तो रेखा का समीकरण होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये चार रूप हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सहायता करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, वृत्त की बात करें, परवलय की बात करें और दीर्घवृत्त की बात करें। यहाँ पर हम वृत्त के दो रूपों को देखेंगे। एक तो जब वृत्त का केंद्र किसी बिंदु h के पर हो, यहाँ पर केंद्र के निर्देशांक h के हैं और इसकी त्रिज्या a है, तब इसका समीकरण होगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसी को यदि हम ओपन कर दें, एक्सपांड कर दें, तब समीकरण बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब यदि x और y की द्विघातीय कोई समीकरण है तब हम देखेंगे कि वह वृत्त की समीकरण है। यदि ये केंद्र मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर इसके h और k की जगह क्या हो जाएगा 0 0, तो समीकरण हमें केवल मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो हम समझ सकते हैं यदि x और y की कोई समीकरण जो कि द्विघातीय है तब हम समझ जाएंगे कि ये वृत्त की समीकरण है। अब हम परवलय के चार रूप देखेंगे। परवलय के चार रूप होते हैं। पहला रूप ये है जिसको कि हम मानक रूप कहते हैं। यदि परवलय इस तरह का हो जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो, इसकी नाभि x अक्ष पर हो, a,0 इसके निर्देशांक हैं, तब इसका समीकरण होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके विपरीत यदि कोई परवलय जिसका कि शीर्ष मूल बिंदु पर हो और नाभि x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में हो, माइनस a,0 हो, तब इसका समीकरण होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। इसी तरह से तीसरा रूप है जब कोई परवलय जिसकी की नाभि y अक्ष के धनात्मक दिशा में है, मतलब 0, a हो जाएगा ये, तब इसका समीकरण होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और यदि कोई परवलय जिसकी की नाभि y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, मतलब 0 a है, तब इसका समीकरण होगा x इज इक्वल टू माइनस 4ay। चार रूपों में आपको परवलय मिलेगा। इस समीकरण को देख के आपको समझना पड़ेगा कि किस रूप का परवलय हमें दिया गया है। अब हम देखते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त दो रूप में होंगे। एक जिसका कि दीर्घ अक्ष x अक्ष पर हो इस तरह से, और एक जिसमें दीर्घ अक्ष y अक्ष पर हो इस तरह से। यहाँ पर हम जब समीकरण देखेंगे तो ये होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर a का मान b से बड़ा है, मतलब दीर्घ अक्ष x अक्ष पर है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर a का मान छोटा है b से। तो जब आपको कोई ऐसा लगे कि दीर्घवृत्त है और देखना है हमें कि किस रूप का होगा, तब हम एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर देखेंगे। यदि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, तब हम कहेंगे कि ये वह है जिसका कि दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर है। इसी तरह से जब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर छोटा हो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, तब हम देखेंगे कि दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर है। अब हम देखें, तीन प्रकार के वक्र हमने यहाँ पर देखा है, वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त। प्रश्न में कई बार क्या लिखा जाता है, वक्र लिखा रहेगा। तो समीकरण को देख के हमें पहचानना पड़ेगा कि ये वक्र किस प्रकार का है। यदि आप देखें, हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। परवलय में हमने देखा था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay।
इसी तरह से दीर्घवृत्त में हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स में और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी समीकरण किस वक्र की है? तीनों में यदि हम कंपेयर करें, यहाँ पर आप देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स और वाई की दोनों टर्म में स्क्वायर है, मतलब द्विघातीय हैं। यहाँ पर या तो x द्विघाती है या y द्विघाती है। जब आप देखें कि x या y में से कोई एक टर्म जो है वो द्विघाती है तो आप समझ जाएं कि परवलय है। अब बात आती है कि आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दीर्घवृत्त में भी है, तो यहाँ पर देखना हमें यह है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक अलग अलग हैं, जबकि यहाँ पर गुणांक समान रहेंगे। यदि कोई समीकरण द्विघातीय है एक्स और वाई के रूप में, यदि उनके गुणांक समान हैं तो आप समझ जाएंगे कि वृत्त है। यदि गुणांक असमान है तब आप समझ जाएंगे कि ये दीर्घवृत्त है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। प्रश्न ये है कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, रेखा y इक्वल टू एक्स और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इनने वृत्त लिख दिया है तो स्पष्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है, तो इस वृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर है, ये वृत्त दिया गया है। इसके बाद में y इज इक्वल टू एक्स, इसमें हमने देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो m यहाँ पर जो tan थीटा की वैल्यू है उसके अनुसार tan 45 रहा होगा, तो उसके अनुसार m की वैल्यू 1 है। इसी तरह से c 0 है, तो c 0 यदि है तो मतलब y अक्ष पर कोई अंतःखंड नहीं काटा, ये मूल बिंदु से जा रही है रेखा। अब इन x अक्ष, इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र, ये जो मैंने शेडेड किया है ये है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो अविष्ट क्षेत्रफल है, दी गई समीकरण हमने लिख ली, रेखा y इज इक्वल टू एक्स, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। यहाँ पर आने वाले समय में हमें ज़रूरत पड़ेगी y की वैल्यू की, तो हमने यही पहले से निकाल के रख दिया। तो यहाँ हम इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो y इक्वल टू आएगा अंडर द रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम हल करें, ये समीकरण 1 है तो ये समीकरण 2 हम मान लें, इन दोनों को यदि हम सॉल्व करते हैं तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वृत्त और रेखा का वो P, इसके निर्देशांक होंगे 4,4, मतलब x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू भी 4 आएगी। अभिष्ट क्षेत्रफल है OAPO, OAPO, ये जो शेडेड एरिया है इसको हमको फाइंड आउट करना है। इसके हम दो पार्ट करेंगे, दो पार्ट यहाँ से P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये जो PM हुआ, एक तो हो गया ट्रायंगल OPMO, एक हुआ MAPM, इन दोनों का जो योगफल होगा वो अविष्ट क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर दो पट्टिकाएं डली हैं, ये पट्टिकाएं कहलाती हैं समाकलन पट्टिकाएं। यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर है तो x अक्ष हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब पहले हम निकाल लें क्षेत्रफल OPMO। समाकलन की सहायता से ये हमारी लिमिट्स मिलेंगी 0 से लेके 4 तक। ये हमने देखा था ना, यहाँ पर इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु था वो 4,4 थे, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो ये लिमिट हो गई 0 से 4। तो 0 से 4 लिमिट ली, y dx किया। अब यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो x है, यहाँ पर रख दी, इंटीग्रेशन किया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया इस फार्मूले की हेल्प से, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर जो समाकलन के नियम है निश्चित समाकलन के, जिनमें कि हम करते हैं पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यूज। तो यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ पर यदि हम रखते हैं तो 4 स्क्वायर अपॉन 2 आया, यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 4 स्क्वायर मीन 16 अपॉन 2 देन 8 वर्ग इकाई इस ट्राइंगल का एरिया है। तो चलिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ MPAM। ये एरिया निकालने के लिए हम करेंगे y, मतलब इसके जो वृत्त की समीकरण है उसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर लिमिट रहेगी 4 से लेके 4 रूट 2। तो ये वैल्यूज रखी हमने यहाँ से जो पहले निकाला था 4 रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हम करेंगे अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एक्स रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पर x की वैल्यू तो हमको x की पुट करना है और a की वैल्यू है 4 रूट 2। इस
फार्मूले में जब हमने वैल्यू पुट की तो ये वाली स्टेप मिली। इसके बाद में हमने 1/1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के वो वैल्यूज फाइंड आउट की है। आप देखेंगे कि इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके और जो एरिया निकला वो ये एरिया निकला है 4 पाई माइनस 8 वर्ग इकाई। हमने ये दोनों एरियाज अलग अलग फाइंड आउट किए। इसके बाद में अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल OPMO प्लस क्षेत्रफल MAPM। जो वैल्यूज हमने निकाली थी, इसकी वैल्यू आ रही थी 8 वर्ग इकाई, इसकी वैल्यू आ रही थी 4 पाई माइनस 8। 8 से 8 कैंसिल होगा, ये 4 पाई वर्ग इकाई अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। ये हमारा उत्तर होगा, जिसको कि हम सेपरेटली लिख सकते हैं उत्तर 4 पाई वर्ग इकाई। चलिए अब हम देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। तो अब हम दूसरा एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें वक्र 9x² प्लस 16y² इक्वल्स टू 144 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर वक्र लिखा है, अब हमें पहचानना होगा कि यह वक्र किस प्रकार का है। यहाँ पर हमने देखा था कि यदि x² और y² के गुणांक अलग हैं, विभिन्न वैल्यूज़ के हैं, तब हम देखेंगे कि दीर्घवृत्त है। हमने ये भी देखा था यदि x² के नीचे जो संख्या होगी वो यदि y² से नीचे वाली संख्या से बड़ी है तो जो दीर्घवृत्त होगा वो x अक्ष का होगा। यहाँ पर यदि हम 144 से डिवाइड करें तो हम पाएंगे कि x²/16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब x² का जो नीचे वाली संख्या होगी वो बड़ी होगी y² से नीचे वाली संख्या से। तब हम देख सकते हैं कि ये जो दीर्घवृत्त बनेगा इस प्रकार का बनेगा। हमें निकालना है पूरा क्षेत्रफल A का। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेंट का पार्ट, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, इसका एरिया निकालें और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो ये है A हम इसको निकाल सकते हैं 4 क्षेत्रफल ऑफ OAPBO से। इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो लिमिट 0 से 4 y dx से निकलेगा। y की वैल्यू हम रखें, यहाँ से हमने y की वैल्यू पहले से कैलकुलेट करके रखी है 3/4 अंडर द रूट 4² माइनस x²। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की और जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि अंडर द रूट a² माइनस x² का फार्मूला लग रहा है, जो कि हमने अभी पहले वाले प्रश्न में भी लगाया था। उसके अनुसार इसको हमने वैल्यूएट किया तो यह है x√4² माइनस x² प्लस 4² साइन इनवर्स x/4 और ये लिमिट लिख दी 0 to 4। अब 1/1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम इसमें रखेंगे। तो अपर लिमिट रखने से हमें ये पोर्शन मिल रहा है और जैसे ही हम लोअर लिमिट यानी 0 रखेंगे तो देखो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0/4 0 होगा और साइन इनवर्स 0 का जो प्रमुख मान होता है वो 0 होता है। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 0 रख सकते हैं। इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए 4² माइनस 4² ये भी 0 हो जाएगा। अब आया 16 साइन इनवर्स 4/4 मीन्स साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का जो प्रमुख मान होता है वो π/2 होता है। π/2 रखा और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया 12 पाई वर्ग इकाई। सेपरेटली हम उत्तर यहाँ पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि वक्र y² इक्वल टू 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम वक्र को यदि पहचाने तो वक्र की पहचान होगी y² इक्वल टू 4x की परवलय के रूप में, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y की घात 2 है, x की घात 1 है, तब हम कहेंगे ये परवलय। और परवलय कैसा है, परवलय का ये मानक रूप है। मानक रूप में क्या होता है कि शीर्ष इसका जो रहेगा वो मूल बिंदु पर रहेगा और इसकी नाभि x अक्ष पर रहेगी। तो हमने वो परवलय बनाया। अब हमने देखा रेखा है x बराबर 3। x बराबर 3 मतलब x अक्ष पर 3 इकाई की दूरी तय करते हुए y अक्ष के समांतर है। तो ये हमने बनाई रेखा। अब हमने देखा कि ये वाला जो पोर्शन है जो इस तरह से शेडेड किया गया है, ये हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल है, जिसको कि हमको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम ये जो डबल आप देख रहे हैं नेट बन गई है, शेडेड है, इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ OABPO का, और उसको हम डबल कर देंगे तो अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व किया है। अभिष्ट क्षेत्रफल है OB-BO, यहाँ पर हमने करा डबल क्षेत्रफल OABPO का। इसका जो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है वो समाकलन की सहायता से कैसे निकालेंगे, समाकलन 0 से 3 y dx। अब y की वैल्यू रखी, y की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। हमें करना वक्र की समीकरण को समाकलन है x के सापेक्ष,
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, तो हमने y की वैल्यू निकाली जो आई 2√x। यहाँ पर 2√x dx आया, 2√x dx में 2 को हमने बाहर निकाला तो हो गया 2 × 2, x की पावर 1/2 है, √x का मतलब x की पावर 1/2, और समाकलन के नियमानुसार यदि हम इसको समाकलित करेंगे तो ये आएगा x की घात 3/2 अपान 3/2 और लिमिट है 0 से 3। अब हमने वैल्यू रखी 3 x की जगह पर, और जो लोअर लिमिट है वो 0 है, तो जब हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं -0। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 3 की पावर 3/2, 3 टू द पावर 3/2 होता है 3√3। 3√3 जब हमने रखा और इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 8√3। ये है अभिष्ट क्षेत्रफल का मान 8√3 वर्ग इकाई। चलिए एक और प्रश्न हम देखते हैं जिसमें कहा गया है कि दो वक्रों y² = 4x तथा x² = 4y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब तक हमको क्लियर हो गया कि यदि ये वक्र हैं तो कौन से वक्र हैं। ये परवलय हैं, कोई भी कह सकता है आपको। y² = 4x एंड x² = 4y। रूप अलग है। पहला जो आप परवलय देख रहे हैं ये मानक रूप है, जिसमें जो इसका फोकस होगा, नाभि होगी, वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में होगी, और x² = 4y जो इसकी नाभि होगी y अक्ष के धनात्मक दिशा में। इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन क्षेत्र है वो जो मैंने शेडेड किया है ये है, और इसको ज्ञात करना है। तो पहले हम इनको ज़रा रूप बदल लें। दिए गए वक्र हमारे पास हैं y² = 4x, इनको हम लिख सकते हैं y = 2√x। x² = 4y, इसको हम लिख सकते हैं y = x²/4। इन दोनों को यदि हम सॉल्व करें, हल करें, तो हमें मिलेगा प्रतिच्छेद बिंदु a बराबर a के जो निर्देशांक आएंगे वो 4,4 आएंगे, जो हमें ये इसकी सीमा बताएंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक इसको समाकलित करना है। अभिष्ट क्षेत्रफल है OQAPO, ये वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे का निकालेंगे OBAO का, उसमें से माइनस करेंगे OBAQO का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए हम जब हम OBAPO का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमारे पास लिमिट तो वही है 0 to 4, और ये जो जिस फंक्शन को हमको फलन को जिस टर्म्स को हमको समाकलित करना है वो 2√x। इसी तरह से इसमें माइनस करेंगे 0 से 4 x²/4 dx। इसको हम समाकलित करें, √x का जो समाकलन होगा वो x की पावर 3/2 होगी, और लिमिट यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से x²/4 को जब हम समाकलित करेंगे तो ये होगा x³/12, और लिमिट हो गई 4 to 0। इनकी हमने अपर वैल्यू और लोअर लिमिट के अनुसार जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो अपर वैल्यूज़ जब हम रखते हैं यहाँ पर, अपर लिमिट की वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2, और 0 है तो ये तो 0 होना ही है। इसके बाद माइनस, यहाँ पर अपर लिमिट वैल्यू वही है 4³/12 माइनस 0/12। अब इसको हमने आगे सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 4/3 × 8 माइनस 16 4/12। इसको कैंसिल कर दिया 4 से तो हमको मिलेगा 16/3। 32/3 माइनस 16/3 इक्वल टू हो जाएगा 16/3। यही हमारा अभिष्ट उत्तर है। उत्तर 16/3 वर्ग इकाई। तो हमने 4 प्रश्नों के माध्यम से आज ये देखा कि किस रूप में हमको वक्र मिलेंगे और उसका चित्र हम कैसे बनाएंगे। चित्र बना के हम जो अभिष्ट